नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को गुंडा राज क्यों याद दिलवाया। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद को चैलेंज करने वाली याचिका जो हाई कोर्ट में लाई गई थी, उस पर कोर्ट का क्या रुख रहा। हम आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहने वाले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ को अब भारतीय जनता पार्टी क्यों अच्छी लगने लगी है। इसके अलावा हम बात करेंगे गुरुग्राम में चलाए जा रहे एक बहुत बड़े किडनी रैकेट के भांडाफोड़ की, और आपको बताएंगे कि गुरुग्राम में ही कैसे वहाँ के प्रशासन की लापरवाही के कारण एक मासूम को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को गरमा दिया है। चुनाव हो और सियासी तनाव ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी पर कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला के एक बयान ने राजनीति के माहौल में तनाव पैदा कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक चुनाव प्रचार के दौरान हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने सुरजेवाला और कांग्रेस को जमकर घेरा। खुद हेमा मालिनी ने सुरजेवाला पर पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इस घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, साथ ही साथ अब ये मामला हरियाणा महिला आयोग तक पहुंच चुका है। महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी भेज दिया है, जबकि सुरजेवाला ने अपनी सफाई में कहा है कि मेरा बयान तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई हो और जुबानी जंग ना हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। कई बार नेता मर्यादा लांघ जाते हैं और विवादित टिप्पणी कर देते हैं। 2024 की लड़ाई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान देकर सियासी तनाव पैदा कर दिया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साझा उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी कर बैठे। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो के लिए बनाते हो, फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सके। रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर हेमा मालिनी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। हेमा मालिनी का कहना है कि सुरजेवाला जैसे लोग लोकप्रिय लोगों को निशाना बनाते हैं और जनता मेरे साथ है। We are very popular, we are famous and so target उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए, अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें। क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी सुरजेवाला पर हमला बोला। कंगना ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। उधर हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने भी सुरजेवाला पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि विवादित टिप्पणी करके रणदीप सुरजेवाला ने महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच दिखा दी है। ये वाला जी का
हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी, द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, और वो 33% रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास हो चुका हुआ है, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। एक तरफ सुरजेवाला के बयान पर सियासी बवाल मच गया है, तो दूसरी तरफ मामला महिला आयोग में भी पहुंच गया है। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखिए, सुरजेवाला जी ने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की है हमारी आदरणीय हेमा मालिनी जी के लिए, और मुझे ऐसे शर्म आती है कहते हुए भी कि कांग्रेस वालों की यही एक प्रैक्टिस है। बेटी हूँ, कर सकती हूँ, आज चुप है। क्यों चुप है समझ नहीं आ रहा। हुड्डा जी अपनी ही शैलजा जी के लिए बोलते हैं शादी की घोड़ी, कोई एक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता समझ नहीं आ रहा। पिछले दिनों में इन्हीं की साथी, एक महिला साथी ने ही कह दिया कंगना रनौत जी के बारे में अभद्र। समझ नहीं आता क्या इनकी ये स्टडी है, प्रैक्टिस है विमेन को इस तरह से डिसग्रेस करने की, गंदा बोलने की, या इनके अपनी सिस्टम ही यही है। महिला आयोग इसके लिए सख्त है, इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा अपने किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। हमारे लिए हर बेटी सम्मानित है, और हमने इनको नोटिस किया है। 9 तारीख 10:30 बजे हमने इनको पंचकुला बुलाया है, इनको आना होगा। खैर, सियासत में हेमा मालिनी पर ये कोई पहली टिप्पणी नहीं है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने हेमा मालिनी को लेकर बयान दिया था। लालू यादव ने कहा था कि वो बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी बनवा देंगे और गाड़ियां सर पर दौड़ेंगी। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने अपने विवादित बयान को लेकर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बहरहाल, सुर्खियां हासिल करने और तालियों की गूंज के लिए सियासतदान अक्सर विवादित बयान दे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बयानों से उन्हें मुश्किलात पैदा हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने बिहार में हुंकार भरी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालू यादव के राज में नौकरियां दिलवाने के नाम पर लोगों की जमीनें छीन ली जाती थी, सड़कें बनने नहीं दी जाती थी, अपहरण उस वक्त का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। रैली के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज बिहार में हमेशा से ही रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो अब गठबंधन की सरकार है, इस पर काबू करने की कोशिश कर रही है। अब वो जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने की कोशिश में प्रयासरत है। अब वो कह रहे हैं कि बिहार की बेटियां घर से बाहर आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने राम मंदिर बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने और किस तरीके से पुरानी बिहार की सरकार को और लालू यादव को घेरा, उनके जो करप्शन के मामले हैं उनको जनता के समक्ष रखा, ये दिखा रही है बिग न्यूज़ बिग शो की ये दूसरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में वादों और दावों का दौर जारी है। इस चुनाव में एक दूसरे के राज की भी याद दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में रैली की और विपक्ष पर करारा हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को लालू प्रसाद यादव के राज की याद दिलाई और कहा, उस दौरान नौकरी देने के नाम पर लोगों की जमीनें लिखवा ली जाती थीं, सड़कें नहीं बनने दी जाती थीं, बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थीं और अपहरण उस दौरान का प्रमुख उद्योग था। जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे।
आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जंगल राज की याद दिलाई, वहीं राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मंदिर न बने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी। हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि सारे भ्रष्टाचारी अब एक हो गए हैं। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग बिहार और बिहार गौरव का अपमान करते रहे हैं। यही लोग कर्पूरी ठाकुर का अपमान करते थे। हमारी सरकार ने भारत के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया तो इन लोगों ने विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा कि इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिहार में चारा घोटाला हुआ, लालू यादव को सजा मिली, वो सजा याफ्ता हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले के मामले की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल तिहाड़ में हैं। वो इस्तीफा ना देने पर अड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब आप जेल में हैं तो सरकार नहीं चला सकते। लेकिन केजरीवाल हैं कि मानते नहीं हैं और वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद से कोई नहीं हटा सकता। इस चीज़ को लेकर जब एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार किया है। इसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जीत के तौर पर, राहत के तौर पर देख रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अब अगला कदम उनका क्या हो सकता है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो अब तिहाड़ जेल में हैं उनसे जो मुख्यमंत्री का पद है वो हटाया जाए, उनको मुख्यमंत्री के पद से निलंबित किया जाए जब तक कि वो जेल में है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और जेल से सरकार चलाने को लेकर लगातार सियासी विवाद हो रहा है। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में दूसरी याचिका दायर की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। यानी पद से हटाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई। दरअसल हिंदू सेना नामक संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन रखना पड़ता है।
लेकिन ये केजरीवाल का निजी फैसला है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता है। इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें आगामी सलाह की जरूरत नहीं है, एलजी कानून के अनुसार ही काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग देना चाहिए। काबिले गौर है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स भेजे थे। केजरीवाल ने सभी समन्स को नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल के घर जाकर पूछताछ की थी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने 2 बार केजरीवाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले भी इसी तरह की एक याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा कि इस तरह के फैसले या तो दिल्ली के उपराज्यपाल ले सकते हैं या फिर राष्ट्रपति। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार। अब बात कांग्रेस के उस योद्धा की करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा दो हाथ करने के लिए मशहूर रहा। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ अब कांग्रेस के सिपाही नहीं रहे, वो कांग्रेस से रुस्वा हो गए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। गौरव वल्लभ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ टेलीविज़न चैनल पर भिड़ते नजर आ रहे थे, अब वो कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामने से पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा है और उसमें लिखा है कि जो राम मंदिर है उसमें जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, उन्होंने इस स्टैंड को गलत माना है और कहा है कि ये जो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड था, इससे वो आहत हुए हैं। गौरव वल्लभ क्यों सुर्खियों में आए थे और कैसे वो एक बड़े प्रवक्ता बन गए थे कांग्रेस के, और अब जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है तो कांग्रेस की खामियां कैसे गिनवा रहे हैं, ये दिखा रही है हमारी अगली रिपोर्ट। चुनाव से पहले दल बदलना सियासत की रिवायत बन गई है। लोकसभा चुनाव की जंग छिड़ी है और इस चुनाव में भी दल बदलने का खेल जारी है। तमाम डिबेट शो में कांग्रेस का दमदार तरीके से पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ का अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। इस मौके पर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सही नीतियों से परेशानी है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म को लेकर भी गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को
कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं, और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। कांग्रेस छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और मुख्य रूप से राम मंदिर को मुद्दा बनाया। उन्होंने लिखा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल गौरव वल्लभ हैं कौन। गौरव वल्लभ ने साल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे के इलेक्शन कैंपेन को संभाला था। वो पार्टी के अंदर आर्थिक मसलों पर मजबूती से बात रखते थे। वो 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में उदयपुर सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन हार गए थे। गौरव वल्लभ ने 2019 में झारखंड के जमशेदपुर पूर्व से पहली बार चुनाव लड़ा था और हार गए थे। गौरव वल्लभ उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब एक डिबेट शो के दौरान बीजेपी नेता से पूछा था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में अब एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसने आम आदमी के दिल में दहशत सी भर दी है। गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर एक बड़ा कारोबार चलाया जा रहा था जिसका अब भांडाफोड़ हो गया है, और इसमें डोनर्स के तौर पर जिन लोगों को लाया जाता था, जो किडनी का दान करते थे, वो बांग्लादेश से लाए जाते थे। उनको एक अच्छे होटल में रुकाया जाता था और पूरा अच्छा उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था ताकि किसी को कोई शक शुबा ना हो। लेकिन कहते हैं कि गुनाह का जो घड़ा है वो एक दिन भरता है। इनका भी भरा और फिर इस पूरे के पूरे मामले का भांडाफोड़ भी हुआ। कैसे ये सब कुछ होता था और पुलिस को इसका कैसे पता चला, आइए पूरी तफ्तीश देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। साइबर सिटी गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध कारोबार चल रहा था। सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस ने जब इस धंधे का पर्दाफाश किया तो हर कोई हैरत में पड़ गया। गुरुग्राम के होटल से चल रहा था अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा। बांग्लादेश से डोनर लाकर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी। गुरुग्राम के एक होटल से 3 डोनर मौके से मिले। लोगों को 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते थे। जयपुर ले जाकर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था। गुरुग्राम में एक बड़े किडनी कांड का खुलासा हुआ है। दरअसल गुरुग्राम के 39 के इसी होटल में, जिस होटल का नाम होटल बाबिल पैलेस है, और इसमें हेल्थ विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें सीएम फ्लाइंग की टीम भी मौजूद रही और यहां से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि पैसों के बदले में अपनी किडनी डोनेट करते थे। बताया जा रहा है कि जो डोनर थे उनको लालच पैसों का देकर यहाँ लाया जाता था, और ये तमाम जो 3 लोग हैं ये बांग्लादेश के फिलहाल बताए जा रहे हैं। और यहाँ तमाम जो टीम है, चाहे पुलिस की बात करें, हेल्थ विभाग की बात करें या सीएम फ्लाइंग की बात करें, यहाँ लगातार उन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और ये जो 3 लोग थे इनको हालांकि जयपुर लेकर जाया जाता है और वहाँ से इनका जो है किडनी ट्रांसप्लांट होता है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। किडनी डोनेट करने वाले ट्रीटमेंट से पहले और बाद में गुरुग्राम के इसी होटल में रुकते थे ताकि किसी को संदेह न हो। गुरुग्राम सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुरुग्राम द्वारा एक संयुक्त टीम गठित करके यहाँ होटल बाबिल 9 सेक्टर में एक रेड की गई। उनके पास सूचना ये थी कि
कुछ लोग जयपुर के एक हॉस्पिटल में, नामी ग्रामी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रीटमेंट से पहले और बाद में यहाँ रुके हुए। ऐसी स्थिति में उन्होंने रेड करके उन्होंने शिकायत दी, उस शिकायत पे मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। कहाँ के लोग हैं, कितने लोग हैं ये? बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, 2-3 लोग हैं, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी जांच में सामने आए। शुरुआती जांच की बात करें तो कितने दिन से इनका ये काम चल रहा था और इस गैंग में, गिरोह में कितने लोग थे? अभी ये नहीं कह सकते। अभी तो जो 2 लोग जिनकी स्टेटमेंट लिखी है, जिनसे मिले हैं, जिनसे बातचीत की है, किडनी एक ट्रांसप्लांट देने वाला और किडनी लेने वाला, उनसे तफ्तीश शुरू हुई है, आगे जो भी होगा। अब किडनी रैकेट की कहानी पीड़ित की जुबानी ही सुनिए कि उसने कितने पैसों में अपनी किडनी बेच दी। कहाँ के रहने वाले हो आप? बांग्लादेश। कितने रुपए में आपने अपनी किडनी बेची और किस तरह से आपको ढूंढा गया? 4 लाख टका। 4 लाख टका। कैसे आपसे इन लोगों ने संपर्क किया? फेसबुक पे। अच्छा, क्या आपकी ऐसी मजबूरी थी कि किडनी बेचनी आपको पड़ी? कोई भी मजबूरी थी। मेरा दुकान है, दुकान में कोई प्रॉब्लम हो गया इसलिए शॉप है। तो कितने दिन पहले आप यहाँ गुरुग्राम आए थे, कब जयपुर गए और कितना? 2 महीने से गुरुग्राम में। और जयपुर कब गए आप? ब्रदर क्लोज कर दो। नहीं, आपको कितने दिन हो गए किडनी डोनेट किए हुए? 10 डेज। अच्छा, आपको पैसे दे दिए इन्होंने पूरे? दे दिया। काबिले गौर है कि अक्सर ऐसे अंग तस्करों के जाल में गरीब या जरूरतमंद लोग फंस जाते हैं। अगर एक किडनी देने से उनकी सेहत पर तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ रहा और साथ में कई लाख मिल रहे हैं तो वो तैयार हो जाते हैं। अब गुरुग्राम में अवैध ढंग से किडनी ट्रांसप्लांट के कारोबार का खुलासा होने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम गुरुग्राम पुलिस की बात करें तो अभी भी इनकी जांच जारी है और इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज जो है वो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से जो लोग यहाँ अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें या फिर डोनेट की बात करें, उनके बाद यहाँ उनको लाया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। कुल मिलाकर एक बड़ा जो है किडनी कांड का भंडाफोड़ गुरुग्राम के हेल्थ विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने किया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कितने और लोग जुड़े हुए हैं और ये जिस तरह से बांग्लादेश से गुरुग्राम और जयपुर तक ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, इसमें कितने लोग और शामिल है। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार। लापरवाही कई बार लोगों की जान ले लेती है, चाहे वो आम आदमी की हो या फिर प्रशासन की। गुरुग्राम प्रशासन की एक ऐसी ही लापरवाही सामने आई है जिसने एक मासूम की जान ले ली है। मामला गुरुग्राम का है, जहां पर एक मेन हॉल का ढक्कन अचानक खुला हुआ था, जिसमें खेलते हुए एक बच्चा गिर गया और उसने अपनी जान से हाथ धो लिया। बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है और प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हादसों को लेकर प्रशासन कब सबक लेगा। मेरा बेटा खेलते खेलते मर गया यहीं पे। बहुत सारे गटर हैं यहाँ पे, बहुत सारे। मौत कब, कहां, कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। इंसान की जिंदगी का कौन सा पल आखिरी हो, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब इन रोते बिलखते परिजनों को देखिए। मेरा बेटा खेलते खेलते मर गया यहीं पे। मेरा बेटा है, जिनके 2 साल के मासूम बच्चे की गुरुग्राम में अधिकारियों की लापरवाही के चलते मौत हो गई। मैनहोल के ढक्कन न होने की वजह से मासूम खेलते समय उसमें गिर गया। GMDA की ओर से न्यू गुरुग्राम के गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण किया गया था, लेकिन नाले के निर्माण के बाद मैनहोल पर ढक्कन लगाना GMDA भूल गया, जिसके कारण सीही गांव में एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। मूल रूप से नेपाल के रहने वाले पीड़ित परिवार को शादी के 15 साल बाद बेटा हुआ था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण 15 साल बाद घर का चिराग फिर से बुझ गया। मेरा बेटा खेलते खेलते मर गया यहीं पे। मेरा बेटा है। बहुत सारे गटर है यहाँ पे, बहुत सारे, यहाँ से लेकर वहां तक। ये सी में पूरे गटर है। इनको तो पूरा करना चाहिए ना, प्रशासन से हो कार्रवाई होना चाहिए। आज मेरा एक बेटा गया है, 16 साल के बाद हुआ है मेरा बेटा। मेरा कोई बच्चा था ही नहीं। होनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए। सीही गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि काफी बार GMDA के अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि इस नाले पर मैनहोल का ढक्कन लगाया जाए,
लेकिन जीएमडीए के अधिकारी नींद से ही नहीं जागे, जिसके कारण एक 2 साल के बच्चे की जान चली गई। आज एक प्रदीप कुमार 2 वर्ष के बच्चे के पिता द्वारा पुलिस टीम को शिकायत दी कि समय करीब 5 बजे उसका 2 वर्ष का बेटा खेलता हुआ नाले का ढक्कन सीवर का खुला रहने की वजह से उसके अंदर गिर गया, जो गिरने से बच्चे की मौत हो गई, जो संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब मृतक के परिजनों की मांग है कि सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बहरहाल इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जब मैनहोल के ढक्कन हादसों का कारण बन चुके हैं। जरूरी है कि इस तरह के हादसों से सबक लिया जाए, ताकि फिर किसी के घर का चिराग न बुझे। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। इसी के साथ बिग न्यूज बिग शो को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।